हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम आपको फिर बायोलॉजी में कक्षा 12 से संबंधित जो पार्ट है हमारा पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, उसमें अगला टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बेटा बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी। बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी इंग्लिश में ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम कह सकते हैं इसको हम, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी, या फिर हम कहेंगे इसको बीजांड। तो हम आपको एक एक लाइन पढ़ के बताएंगे बेटा और उसके बारे में समझाएंगे। आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में साथ साथ नोट भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। देखो क्या है, बीजांड में गुरु बीजाणु एवं भ्रूण कोश का विकास होता है। बीजांड में किसका विकास होता है बेटा? गुरु बीजाणु बनेंगे इसमें, ठीक है, और जो भ्रूण कोश भी इसी में बनेगा बीजांड। ये बीजांड का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। बीजांड होता कहाँ पर है बेटा? अंडाशय के बीच वाला भाग। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अंडाशय, उसके बीच वाला भाग बीजांड कहलाता है। तो बीजांड में गुरु बीजाणु एवं भ्रूण कोश का क्या होता है? विकास होता है। अगला पॉइंट है, बीजांड अंडाशय की दीवार से एक डंठल द्वारा जुड़ा होता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं, ठीक है बेटा, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। देखो ये जो है बीजांड है और ये इसका एक डंठल द्वारा जुड़ा है बीजांड, ये इसका डंठल है ये, तो इसे कहते हैं, ये भ्रूण जो बीजांड है हमारा वो अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है एक डंठल द्वारा, इसका नाम है बेटा बीजांड व्रंत। इसका नाम है बीजांड व्रंत। ये डंठल द्वारा जुड़ा हुआ है किससे? अंडाशय से। पूरा बीजांड इसी से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है बीजांड व्रंत, ठीक है। अगला पॉइंट, बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है, बीजांड व्रंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले भाग यानी अंडाशय से जिस भाग पे जुड़ा होगा यहीं पर क्या होती है? नाभिका होती है, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है, बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। बीजांड का जो मुख्य का भाग है, इसके अंदर वाला ये वाला भाग यहाँ का, ये कहलाएगा बेटा बीजांड काय, यानी बीजांड की काया, बीजांड का शरीर, ठीक है। काय मतलब क्या होता है? शरीर, काया। तो बीजांड का ये वाला भाग क्या कहलाएगा? बीजांड काय कहलाता है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। बीजांड द्वार की ओर, देखो बेटा ये है बीजांड द्वार, यहाँ पर बीजांड का द्वार है, यहाँ पर यहीं पर सब परागनलिका आके इसमें प्रवेश करती है, ये बीजांड द्वार है, ठीक है बेटा। यहाँ पर परागनलिका जब आएगी तो यहीं से प्रवेश करेगी और बीजांड द्वार की ओर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में भ्रूणकोश पाया जाता है। ये आपका भ्रूणकोश है, ये पूरा क्या कहलाएगा? भ्रूणकोश। इतना भाग ये कहलाएगा हमारा, क्या कहला सकता है बेटा? भ्रूणकोश, ठीक है। ये हो गया हमारा भ्रूणकोश, ठीक है। पूरा ये जो भ्रूणकोश है पूरा कहलाएगा। अब हमारा क्या है अगला पॉइंट? भ्रूणकोश के अंडद्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक होते हैं जिनमें से एक अंड तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। देखो बेटा आपको ये भ्रूणकोश दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये 3 केंद्रक हैं, 1 2 3। तो 3 में बेटा ये जो 2 हैं आसपास वाले, ये तो हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका, 2 तो हैं सहायक कोशिका बेटा, और एक है इसका मुख्य केंद्रक। जो अंडद्वारी छोर की ओर 3 केंद्रक होते हैं जिनमें से एक अंड तथा 2 सहायक कोशिकाएं। एक ये 2 तो हैं बेटा, ये 3 है ना, 1 2 3, तो 2 तो है सहायक और एक है इसमें अंड। एक क्या है बेटा? इसमें अंड, यानी इस यही बीज बनाएगा। एक केंद्रक अंड है और 2 सहायक है बेटा, जो इधर वाले हैं और इधर वाले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो भ्रूणकोश के ये वाले हैं ना, ये 1 2 3, तो 3 हो गई कितनी? 1 2 3, तो ये है हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं ये, ठीक है। ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। भ्रूणकोश में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये हो गई बेटा। अगला है, भ्रूणकोश के बीचों बीच द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है बीच में 2 केंद्रक हैं तो इन्हें कहते हैं बेटा द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इस ऐसे मिलाकर
इसके नाम कितने हो गए बेटा, देखो बीजांड व्रंत जिससे यह लगा होता है अंडाशय से बीजांड व्रत, फिर ये बीजांड द्वार यहाँ से पराग नली का प्रवेश करेगी। इसमें इस छोर पर 3 केंद्रक होते हैं, 2 सहायक होते हैं और 1 अंड होता है। इस पूरे को भ्रूण कोश कहते हैं बेटा। बीच में द्वितीयक केंद्रक होते हैं और इस वाले सिरे पर प्रतिमुखी कोशिकाओं के रूप में 3 केंद्रक होते हैं और इसको कहते हैं पूरे को बीजांड काय। इस प्रकार से भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होते हैं बेटा, 8। तो 8 में ठीक है, 8 में 2 बीच में और 3 होते हैं छोर पर। तो 3 जब छोर पर होंगे तो 1 इसमें अंड का काम करेगा, 2 सहायक कोशिकाएं और ये ऐसे ये वाले 3 जो प्रतिमुखी कोशिकाएं ये भ्रूण कोश का निर्माण करेंगी। तो ये थी बीजांड अथवा गुरु बीजाणु धानी, दोनों एक ही नाम है बेटा। और ये है बीजांड की संरचना, देखो ये लिखा हुआ है बीजांड की संरचना। अगला टॉपिक अभी हम लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। और आप बायोलॉजी की अगर आपको एक तरफ से पढ़ाई करनी है पुष्पी पातवों में लैंगिक जनन, तो बेटा आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ाई करें। वहाँ पुष्पी पातवों में लैंगिक जनन का कुछ शुरू से ही हमने लेक्चर 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक है। वहां से आप पहले उसे देखें और नोट्स बनाएं सुंदर सुंदर, ताकि आपको पढ़ाई में जो है आपको रोचकता मिले, पढ़ाई में मन लगे आपका। और एक तरफ से आप नोट बनाएंगे तो आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है बेटा। बीच में वीडियो देखने से कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप शुरू से ही वीडियो देखें। और इस हम बेटा यहाँ पर किशन सर केमिस्ट्री क्लास में बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। आप यहाँ पर बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री की वीडियो भी देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बेटा गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन क्या है बेटा, कि स्त्री के सर में गुरु बीजाणुओं का जनन किस प्रकार से होता है। तो देखो मैं आपको लाइन पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के विकास की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है उससे गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया या विकास क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है अभी बताएंगे। देखो बीजांड काय में कोई कोशिका प्रपशु कोशिका की तरह कार्य करती है, जो बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की ओर बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। बेटा बीजांड काय में एक ऐसी कोशिका होती है जो आकार में बड़ी होती है, उसे प्रपशु कोशिका कहते हैं, ठीक है। बीजांड में एक ऐसी कोशिका होती है जो आकार में बड़ी होती है, उसे प्रपशु कोशिका कहते हैं। और वह बाहर की ओर बनाएगी बेटा प्राथमिक भित्ति है ना, प्राथमिक भित्ति बना देगी और अंदर की ओर बना देगी बीजाणु जनन कोशिका, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अंदर की ओर बना देगी। जो कोशिका सबसे बड़ी है उसे कहते हैं प्रपशु कोशिका, और वही किसका निर्माण करेगी बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 आगुणित एन गुरु बीजाणु बनते हैं। देखो बेटा ये वाला चित्र देखेंगे, ये बीजांड काय की संरचना है, मतलब बीजांड की। इसमें जो एक कोशिका है वो बड़ी है, जिसे हमने कह दिया है प्रपशु कोशिका। इसका नाम क्या है, प्रपशु कोशिका। अब ये प्रपशु कोशिका क्या काम करेगी, बाहर तो बनाएगी बेटा, बाहर तो बनाएगी अब जो हमारे लिख रखा है कोशिका भित्ति का निर्माण, और अंदर बनाएगी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या बीजाणु जनन कोशिका बनाएगी अंदर की ओर। तो ये वाला पॉइंट क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 आगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। अभी देखो कैसे बनेंगे। प्रथम अर्धसूत्रण रेखिक होता है, जिसमें चारों बेटा प्रथम अर्धसूत्रण अनुप्रस्थ होता है, इसमें अनुप्रस्थ है, यहाँ पर अनुप्रस्थ होता है, जिसमें चारों गुरु बीजाणु रेखिक क्रम में लगे होते हैं। मतलब पहले जो वो होगा बेटा हमारा अर्धसूत्री विभाजन जो होगा वो अनुप्रस्थ इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो
तो अनुप्रस्थ होता है जिसमें चारों गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में होते हैं। देखो अभी कैसे बनेंगे चार, अभी आपको बताते हैं। इन चारों गुरु बीजाणु को गुरु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। इनमें से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, ठीक है, जो कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। देखो बेटा, ये थी प्रपशु कोशिका, और प्रपशु कोशिका ने बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण कर दिया और अंदर की ओर बना दी इसने बेटा जनन, ये हमारा है जनन कोशिका बना दी, बीजाणु जनन कोशिका दूसरे वाले चित्र में। और ये क्या काम करेगी, ये विभाजन करेगी बेटा, ये विभाजन करेगी। ये विभाजन करके कितने बनाएगी, चार केंद्रक बनाएगी, आगुणित चार केंद्रक। और चार में से जो है बेटा, ये देखो चार बन जाएंगे, चार आगुणित केंद्रक बन गए। चार में से ये 1 2 3 4 हमने आगे बना दिए। एक ही क्या रहेगा, एक क्रियाशील रहेगा, ज्यादा बड़ा हो गया, और बाकी 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट। और जो नष्ट हो गए हैं वो इसको क्या देंगे बेटा, पोषण। तो इसे कहेंगे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद कह देंगे बेटा। इस वाली कोशिका से, इस वाले केंद्रक से 4 बने थे, 4 में से 3 नष्ट हो गए, एक बचा है बेटा, एक बचा है। तो ये है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मादा युग्मकोद्भिद। आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी मैं आपको और बताऊंगा इसमें। अभी गुरु बीजाणु जनन में पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, आगे आपको समझाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे कैसा होता है गुरु बीजाणु जनन। अभी जो हमने बेटा गुरु बीजाणु केंद्रक से जो हमने वो बनाया था मादा युग्मकोद्भिद, जिसमें एक केंद्रक बीच में आ जाता है, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद जो बना था हमारा, किससे बना था, ये हमारा प्रपशु कोशिकाओं से। उससे हम आगे के हमने बिंदु लिखे हैं। देखो क्या है हमारा, गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, ये गुरु बीजाणु कहलाएगा, जो अभी बना था प्रपशु कोशिकाओं से। विभाजन के बाद बेटा प्रपशु कोशिका एक उसने वृद्धि करी थी, फिर हम 1 से 2 बने थे, 2 से बने थे 4, 4 में से जो 3 नष्ट हो गए थे और एक रह गया था, जिसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद 4 बने थे, 4 में से एक ही क्रियाशील रहा था और उसमें से 3 नष्ट हो गए थे। तो बेटा ये वाला डायग्राम हमने जो अभी सी वाला पीछे कराया था, उसका ये वाला यहाँ बना दिया है। ये है गुरु बीजाणु हमारा, ठीक है। अब गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इसके ये जो केंद्रक है बेटा, इसमें 3 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। आधे आधे गुणसूत्र जिसमें जाते हैं अगली पीढ़ी में, वो कहता है अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है बेटा। तो पहले विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक का निर्माण होता है बेटा। पहला विभाजन है देखो, ठीक है, और दोनों पुत्री केंद्रक में से एक एक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाता है। देखो बेटा, ये पहला विभाजन है प्रथम, इसमें से 2 केंद्रक बने, 2, और दोनों विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए। ये है इस पे पहुंच जाएगा और ये है इस पे पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। ये वाला पॉइंट यही तो है, पहले विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, दोनों पुत्री केंद्रक में से एक एक केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाता है। 1 से 2 बन गए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और ये यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ पहुंच गया। अब पुनः यह दूसरा और तीसरा विभाजन इसमें होता है। यहाँ पुनः यहाँ दूसरा और तीसरा विभाजन होता है, जिसमें 4-4 केंद्र को केंद्रक ध्रुवों पर बन जाते हैं। देखो बेटा, ये है तीसरा, ये है पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो 1 से बने कितने, 2, और यहाँ भी 1 से 2 बन गए, और ये हो गया बेटा तीसरा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, तीसरा हो गया, तीसरा विभाजन। तो 2 से कितने बन गए, 4, तो हो गए ना इसमें, ठीक है। 3 अर्धसूत्री विभाजन हो गए। देखो 1 से 2 बने प्रथम, और 2 से 4 बने द्वितीय, और फिर 4 से कितने बन गए, 8, ये हो गया तृतीय विभाजन। तो इसमें 3 अर्धसूत्री विभाजन हो गए, जिसके फलस्वरूप कितने केंद्रक बन गए बेटा, 8 केंद्रक बन गए। तो 4 इस वाले ध्रुव पर और 4 इस वाले ध्रुव पर। अब ये जो है चारों में से एक एक केंद्रक केंद्र में स्थित होकर भ्रूण कोश में द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। इन चारों में से एक एक केंद्रक, एक यहाँ पर आ गया और इसका भी 4, एक यहाँ पर आ गया, तो भ्रूण कोश में इन्होंने द्वितीय केंद्रक बना लिए बेटा। बीच वाले केंद्रक को कहते हैं द्वितीय केंद्रक। और जो 3 बचे हैं, ये सहायक कोशिका का काम करेंगी। इसमें भी ये जो 3 है, इसमें एक अंड कोशिका का काम करेगा और 2 सहायक कोशिका का काम करेगा, अभी पीछे हमने बताया था। तो इस प्रकार से ये तो है बेटा कौन सा, ये तो है प्रथम विभाजन, और यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है कौन सा है, द्वितीय विभाजन, और यहाँ से यहाँ तक कौन सा है, ये तृतीय
तृतीय विभाजन है, तृतीय अर्धसूत्री विभाजन है बेटा। और उसके बाद जब 4-4 बन जाते हैं तो तीनों 4 में से एक हाँ आ जाएंगे, जो भ्रूण कोश के केंद्र में आ जाएंगे और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, द्वितीय केंद्र का निर्माण करेंगे। ये है आपका गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, इस तरीके से भ्रूण कोश में 8 केंद्रकों का निर्माण होता है बेटा, और 8 में से 3-3 छोरों पर होते हैं और 2 होते हैं केंद्र में। छोर बालकों को सहायक कोशिका कहते हैं और बीच बालकों को द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ठीक है बेटा।